नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में जो मौजूद हैं भोजपुरी साहित्य के जनक, पूर्वी धुन के जनक और महान क्रांतिकारी पंडित महेंद्र मिश्र के परपोता श्री विनय मिश्र जी हैं। और आज मैं इनसे मिलकर के कुछ महेंद्र मिश्र की जिंदगी से संबंधित, उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी, जो जो अपने जीवन में जो कृतियां किए, वो सारी कृतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम महेंद्र मिश्र बाबा के जीवन से संबंधित कुछ घटना के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि बाबा का जन्म कब हुआ और किस परिवार में हुआ, थोड़ा उनकी फैमिली बैकग्राउंड से चर्चा कर लिया जाए। बाबा का जन्म 1865 का है जी। डेट एग्जैक्ट हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन अब 16 मार्च लोगों ने मान लिया है, तो हम लोगों ने भी इसे स्वीकार कर लिया, 16 मार्च ही मान लेते हैं। जी। लेकिन सन जो है वो 1865। उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम पंडित शिवशंकर मिश्र था जी। वो राम कथावाचक थे जी। कथावाचन करते थे, वो भी संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान थे जी। अब माता जी का नाम? गायत्री कुंवर। अच्छा, एक बात, वो बाबा जो महेंद्र बाबा जो थे, भाई में कितने भाई थे? देखिए, महेंद्र बाबा के पिताजी जो थे पंडित शिवशंकर मिश्र जी, उनकी पहली शादी हुई थी जी, उससे महेंद्र मिश्र जी हुए थे जी। और एक उनकी बहन हुई थी जिनका शादी विक्रमपुर हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये शादी हुई थी उनकी प्रतापपुर। जी। प्रतापपुर है आमी से आगे, जी जी, दिगवारा के आसपास जी जी, वहां हुआ था। फिर वो दादी गुजर गई जी और लगातार फिर 2 शादियां उनकी हुई, जी, वो लोग भी लगातार गुजर गए। फिर उनकी चौथी शादी यहाँ चौखरा में हुई, जी। तो उससे फिर उनको 5 लड़के हुए। तो इस प्रकार मतलब सौतेला भाई मिलाकर के 5-6 भाई थे। हाँ, 6 भाई थे। सबसे बड़े महेंद्र बाबा थे। सबसे बड़े महेंद्र बाबा। अच्छा, जो क्रांति की शुरुआत हुई, चर्चा ये चलती है कि नोट छापने की जो शुरुआत हुई, वो कब का समय था? देखिए, नोट छापने की शुरुआत तो 1910 के आसपास से है, लेकिन क्रांति में उन्होंने बहुत पहले हिस्सा लिया हुआ था जी। और उसमें उनकी बड़ी टीम थी, आसपास इलाके के लोग थे, बाहर के भी लोग थे। तो इन लोगों का काम था सरकारी खजाने को लूटना जी, और वो फिर पैसे अन्य क्रांतिकारियों को देना। इन लोगों का बस धन व्यवस्था करने का जिम्मा था जी। ये लोग धन व्यवस्था करते थे, क्रांतिकारियों को देते थे, क्रांतिकारी लोग उसे अपने गतिविधि में लगाते थे। अच्छा, एक बात, महेंद्र बाबा जो पैसा छापने का जो काम शुरू किए, वो कहाँ से आया? चर्चा तो ये भी चलती है कि एक ढेलाबाई नाम की नर्तकी थी, उनके माध्यम से मशीन की व्यवस्था की गई। तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। नहीं, ढेलाबाई का तो रोल बिल्कुल अलग है जी। ढेलाबाई से उनकी मुलाकात बाद में हुई और ढेलाबाई का ढेलाबाई के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी रुपया छापने वाले मशीन की व्यवस्था कैसे? देखिए, नोट तो भारत में छपता ही नहीं था। अच्छा। तो भारत से कहीं कोई व्यवस्था करके दे ऐसा संभव ही नहीं है जी। ठीक है। और उस पर हम लोगों ने गहन रिसर्च किया, तो फिर हम लोगों को पता चला कि नोट छापने का मशीन उनको किसी ने दिया नहीं था। जी। ठीक है, क्योंकि नोट भी छापते थे और उस समय के जितने प्रचलित सिक्के थे, ढालुआ सिक्के, जी जी, वो उसका भी निर्माण करते थे। जी। ठीक है, तो यदि उन्हें कोई मशीन देता जी, तो पहले किसी और को भी दे सकता था। जी। पहली बात। दूसरी बात कि जब वो जेल चले गए और जेल से आए तो फिर उन्होंने नोट छापने का काम शुरू किया। जी। तो फिर नोट छापने का काम सिर्फ वही क्यों कर रहे थे? दूसरे भी तो कोई कर सकते थे, भारत में तो क्रांतिकारियों की कमी नहीं थी। तो ये एक उनके हाथ की कारीगरी थी, कुशलता थी, वो इसमें दक्ष थे। ठीक है, ये कौशलता थी कि वो ब्लॉग खुद बनाते थे। अच्छा, ब्लॉग बनाने का काम कर लेते थे। अच्छा, तो मतलब जब अंग्रेज के जमाने के जो पुलिस जो थी छापामारी की, तो उस जमाने में तो मशीन पकड़ा गया ना जी? शुरू में पकड़ा गया था। पहली बार जिसमें गोपी चंद ने जासूसी करके उन्हें पकड़वाया था जी, उसमें तो वो सारे ब्लॉग सरकार ने ले लिए और वो आज भी सीआईडी विभाग के म्यूजियम में जी, एटीएस में जो म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है, वो सुरक्षित है जी। वो 5 रुपये के, 10 रुपये के, 100 रुपये के जो भी ब्लॉग हैं जी, वो सारे ब्लॉग हैं। और वो सिक्के जिससे बनते थे, सिक्के का जो उन्होंने किया था निर्माण करने का जो है, वो भी सब कुछ वहां पर जी। और वो सिक्के भी हैं, वो सारे नोट्स जो गोपी चंद यहाँ से ले गए थे वो भी वहां है जी। और 2-3 फाइलें, मोटी मोटी फाइलें उन पर जो लिखी हुई है जी। अच्छा, तो आगे चल करके मतलब बाबा जब जेल गए तो जेल में किस तरह से चित्तरंजन दास जो थे
और राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये सब लोग उनकी वकालत किए। हाँ। तो ये थोड़ा इस पर चर्चा कर लिया जाए कि देखिए, राजेंद्र बाबू के बड़े भाई थे महेंद्र लाल जी, वो भी कवि थे। अच्छा। और इससे दादाजी का संपर्क था इस वजह से, कवि के नाते, और दोनों परम मित्र भी थे जी। तो बाबा जब जेल गए तो उन्होंने अपने भाई को राजेंद्र बाबू को वहां भेजा था जी, क्योंकि गांधी जी ने जो चंपारण में जो आंदोलन किया था जी जी, उसमें चंपारण के कुछ लोग आए थे विगत दिनों। जी जी, तो वो लोग बता के गए जहां पे वो कांड हुआ है चंपारण वाला, जहां से हुआ था, तो वो लोग का यही कहना था कि महेंद्र मिश्र जी के ही सभी लोग थे जो गांधी जी के साथ में थे। अच्छा अच्छा। और राजेंद्र बाबू ने भी जो एक चंपारण में गांधी करके कोई जो पुस्तक लिखे हैं जी, उसमें भी महेंद्र मिश्र जी का नाम है। और दादी ने जिन नामों को बताया था हम लोगों को, जैसे मीरा दुसाद, धमीरा दुसाद, ऐसे कई नाम बताए थे, उन नामों को मैंने उन किताबों में देखा। अच्छा अच्छा। वो सब दादाजी के शिष्य थे जी। हाँ। तो मतलब बाबा जब जेल गए तो उस वक्त वकालत करने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू थे, और उनके साथ राजेंद्र बाबू जूनियर वकील थे जी, और सीनियर में थे हेमचंद मित्रा, वो भी क्रांतिकारी थे। अच्छा अच्छा। लेकिन उन्हें केस की सुनवाई यहाँ रोज होती थी, अच्छा अच्छा, जिला न्यायालय में। अच्छा। और रोज हम लोग उन्हें 225 रुपये फी के रूप में, जिला न्यायालय अर्थात छपरा में जी, तो 225 रुपये। हिकायत मिश्र जी थे, महेंद्र मिश्र जी के इकलौते जो पुत्र थे जी, वो 225 रुपये रोज उन्हें देते थे। किसको? हेमचंद मित्रा जी को। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद जी को? राजेंद्र प्रसाद जी नहीं लेते थे, यानी राजेंद्र प्रसाद जी फ्री में काम करते थे, और हेमचंद मित्रा जी को 225 रुपए देना पड़ता था प्रतिदिन वकालत करने के लिए। वकालत करने के लिए। तो इस तरह से अब यहाँ से केस आगे बढ़ा। यहाँ से केस गया पटना हाई कोर्ट जी, वहां से खारिज हो गया, क्योंकि पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हो चुकी थी जी जी, और ये समय था 1924 का जी, तो वहां से खारिज कर दिया। और फिर प्रीवी काउंसिल जो आज कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखते हैं, जी जी, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट था। अच्छा, और वहां चित्तरंजन दास जी थे जी, क्योंकि चित्तरंजन दास जी के देख रेख में, उनके जानने में ही इन नोटों का काम होता था। जी, वो इस सरगना के मुखिया थे जी। तो दादाजी जब यहाँ जेल में गए तभी हिकायत बाबा को बोल दिए कि तुम चले जाओ चित्तरंजन दास जी के पास, उनसे मिलो, फिर वो जैसे बोलेंगे वैसे करना। अच्छा। तो फिर ये चले गए और चित्तरंजन दास जी ने हेमचंद मित्रा को बताया था रखने के लिए, राजेंद्र बाबू को तो उनके भाई ने भेज दिया था जी, और फिर केस उनके निर्देशन पर इन्होंने वो अपील किया लोग वहां हाई कोर्ट में। जी जी, हाई कोर्ट से खारिज हो गया। फिर केस उनके पास चला गया जो कलकत्ता में रहते थे। जी जी, और वैसे भी क्रांतिकारियों के केस में वो कभी पैसे नहीं लिए, जी जी, और ये तो इन्हीं का काम था, जी जी, इसमें भी पैसे उन्होंने नहीं लिया, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। फ्री ऑफ कॉस्ट काम किए। और 90 दिन तक, ये प्रीवी काउंसिल का कलकत्ता हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है जी, कि 90 दिन तक जी, लगातार रविवार को भी इस केस की सुनवाई हुई, लगातार 90 दिन बहस हुआ। अच्छा अच्छा, और वही वाकया है जब लाहौर से रंगून तक की सभी नर्तकियां, अच्छा, जो मुख्य मुख्य नर्तकियां जी, थी, जी, जी, सभी वहां 5000 से अधिक नर्तकियां पहुंची, कोलकाता में, पूरे हिंदुस्तान की नर्तकियां पहुंची, मैंने कोलकाता, कोलकाता प्रीवी काउंसिल में। अच्छा, और उन लोगों का एक स्वर में डिमांड था कि हम महेंद्र बाबा के वजन के बराबर 100 का असली नोट देते हैं, उन्हें जमानत में रिहा कर दिया जाए, अच्छा, या हम सब आभूषण लेकर के आए हैं, सोने का आभूषण लेकर के आए जी, उसे वजन कर लिया जाए। सरकार को जो मंजूर हो, जज साहब के सामने उन लोगों ने किया, निवेदन किया, लेकिन जज इससे और रुष्ट हो गया। जी, ठीक है, जज थोड़ा सा और सजा कम करता, लेकिन इस वजह से रुष्ट होकर के उसने सजा को कम तो किया, 40 साल की सजा को 10 साल में। तो बाबा 10 साल जेल में रहे? नहीं, 10 साल नहीं रहे, 7 साल जेल में रहे। अच्छा, क्योंकि वो जब इनको जेल हो गया, बेल पर रिहा नहीं हुए, जमानत नहीं मिली, तो सभी नर्तकियां चली गई लॉर्ड रेडिंग जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय थे। और लॉर्ड रेडिंग से उन लोगों ने निवेदन किया, क्योंकि लॉर्ड रेडिंग के जाने वाले उसमें कई नर्तकियां, जदनबाई थी, सोनाबाई थी, ऐसे कई लोग थे। अच्छा अच्छा, तो उसने लॉर्ड रेडिंग ने बोला कि आप हमें एक एप्लीकेशन लिख करके दे दो, हम इस पर आगे बात करते हैं। जी जी, तब इन लोगों ने अलग अलग एप्लीकेशन लिखा, हर आदमी ने अलग लिखा, जितनी नर्तकियां थी। 5000 से जब अधिक आवेदन इन लोगों ने सौंपा तो वायसराय का माथा चकरा गया, बोला कि भाई ये आदमी कैसा है जिसके लिए इस ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं। फिर वो अपना वेश बदल करके, ये पूर्वी का धा जो लिखे हैं वो खान साहब जी, ठीक है, जौहर सफियाबादी जी, जी जी, तो उन्होंने भी इस बात का उसमें जिक्र किया है, उनको पता है, चूंकि उनके दादाजी भी दादाजी के साथ रहते थे जी। तो वायसराय बक्सर जेल आया, दादाजी से मिला और वो बोला कि आप ना सातिर हैं ना जालसाज हैं, आप तो संत हैं, जी, ठीक है,
तो मैं ये एप्लीकेशन भेजूंगा तो वहां कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने 10-15 साल से सरकार को बहुत परेशान किया हुआ है, ठीक है, तो आप पर कुछ होगा नहीं। मैं पहले ही आपको अपने जो प्रदत्त अधिकार हैं उसके मुताबिक मैं 3 साल की सजा कम कर देता हूँ। अच्छा, तो 7 साल की सजा उन्होंने सुनाई, वहां पे 3 साल कम कर दिया जी। और उस चीज को बाबा ने रामायण में अपने हाथों से लिखा है, जो रामायण की पांडुलिपि है जी, जी। उसमें उन्होंने लिखा है कि 7 वर्ष के लिए कारागार गए। अच्छा अच्छा, जेल मतलब छपरा जेल में थे ना? नहीं, छपरा जेल में तो पहले थे। अच्छा, जब प्रिवी काउंसिल से उनका 7 साल का सजा फाइनल हो गया जी, तब वो बक्सर जेल में शिफ्ट कर दिए गए। अच्छा, मतलब 7 साल बक्सर जेल हाँ, बक्सर जेल में रहे, जहां पे लॉर्ड रीडिंग आए थे।